जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने एक यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी प्लेटफॉर्म पे हाजिर हैं। मैं आपको जीके के ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं। देखा जाए तो मार्केट में कई जीके के क्वेश्चन आते हैं जो आपको मिक्स क्वेश्चन कराते हैं, पर मैं आपको मिक्स क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट के ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो हर पेपर में ज़रूर ज़रूर आ सकते हैं। ये नहीं कहूँगा कि ज़रूर आएंगे। कि आप इनकी तैयारी करोगे तो आप अच्छे नंबर लेके आ सकते हो जीके सेक्शन में। और तैयारी भी कराऊंगा, पर आपको मेरे चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा और चैनल पे जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसको रेगुलर देखनी पड़ेगी। आपका जीके ऐसा स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल हर टॉपिक को समझाऊंगा, हर वर्ड को समझाऊंगा जो आपको बिल्कुल काम आएगा। मैं आपको सिंपल ऐसे नहीं कह रहा। एक वजह है कि मेरा जीके बिल्कुल कलेक्शन जो मैंने बनाया है यूट्यूब के लिए बहुत बढ़िया बनाया है। मैंने देखा है कि लोग मिक्स क्वेश्चन डालते हैं जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ज़्यादा दिमाग में नहीं रहता। ऐसे करके मैं आपके साथ ज़्यादा कुछ सही नहीं करते, इसलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जो जीके में बहुत यूज़फुल है। आइए ऐसे क्वेश्चन की तैयारी के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं, और मेरा जो स्टडी प्लान है वो आप फॉलो करते रहिए, जो आपके बहुत यूज़फुल रहने वाला है, ये गारंटी है। देखते हैं आगे। मैं आपके क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स के हैं, आज इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट सभी कराऊंगा, पर आज इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था में आपको मैं अभी कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। जैसे देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कोई अगड़म सगड़म कुछ नहीं पूछा जाता। इसलिए मैं आपको बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ही पढ़ाऊँगा जो आपको याद भी रहे और समझ भी आए। पहला ही क्वेश्चन जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ वह भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में आता है, ये बार बार पूछा जाता है। आज मैं पढ़ाता हूँ। वर्ष 1935 में आरबीआई का गठन किया गया था। ये आपको याद रखना है। स्थापना आरबीआई की 1935 में की गई थी। ये केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट के द्वारा की गई थी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1934 के द्वारा। यह आपको याद रखना है कि 1934 में एक्ट बना जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उससे भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई की स्थापना हुई। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। एक्ट था 1934 का, ये भी याद रखना है। कई बार एक्ट पूछ लेते कि कब बना है एक्ट। और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये सरकार का क्या काम करा। आपको ये भी याद दिला दूँ कि आरबीआई के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं, पर आरबीआई के कार्य भी पढ़ेंगे। मैं आने वाली वीडियो में आरबीआई के रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा जो आरबीआई के कार्य के बारे में बताएगी, जो आने वाले पेपरों में या मैंने कुछ पेपर स्टडी करे हैं उसमें पूछे गए हैं कि आरबीआई क्या क्या कार्य करता है। ठीक है, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊँगा। पर इस वीडियो में जो है वो आपको यूज़फुल रहने वाला है। दूसरा है क्वेश्चन है नकद आरक्षित अनुपात। ये भी कई पेपर में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आप पढ़ते हैं। नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। मतलब कैश रिजर्व रेशियो का एक मतलब एक पढ़िए कि कैश, जो भी हम कैश जो पैसा होता है, ओनली पैसा नकद में, वह भारत में कार्य करने वाले अनुसूचित बैंकों के एकल जमाव का वह अनुपात है जो उन्हें आरबीआई के पास नकद रूप में रखना अनिवार्य है। मतलब भारत में कार्य करने वाले बैंकों के सकल जमाव, मतलब
सकल जमाओं का वह अनुपात जो नकद में होता है वो आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता ही होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो नकद आरक्षित अनुपात से। आपको बता दूं, जो नकद आरक्षित अनुपात है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि नकद आरक्षित मतलब CRR कैश रिजर्व रेशियो बढ़ने से क्या होगा और घटने से क्या होगा, प्लस करने से क्या होगा, माइनस करने से क्या होगा। प्लस करने से मतलब बढ़ाने से जो CRR है बैंकों को आरबीआई को अधिक देना होगा, जिससे जो मुद्रा है आरबीआई पे अधिक चली जाएगी, जो मार्केट में कम जाएगी। ये माइनस में उल्टा होता है। माइनस में बैंकों पे जो पैसा है वो आरबीआई पे कम जाता है और मार्केट में वो ज़्यादा चले जाता है, जिससे क्वेश्चन सिंपल बनता है कि CRR बढ़ने से क्या प्रभाव या क्या परिणाम होगा। CRR बढ़ने से जो परिणाम होगा वह परिणाम होगा कि आरबीआई पे के पास अधिक पैसा जाएगा, जिसके कारण मार्केट में पैसा कम जाएगा। सिंपल है कि CRR बढ़ने से, नकद आरक्षण अनुपात बढ़ने से आरबीआई के पास पैसा अधिक जाएगा, जिससे परिणाम होगा कि मार्केट में पैसा कम आएगा। मतलब मार्केट में मुद्रा का कम प्रभाव होगा, साख का कम प्रभाव होगा। और माइनस मतलब कम होने से ये जो प्रभाव है ये होगा कि मार्केट में मुद्रा का, साख का अधिक प्रभाव बढ़ेगा और आरबीआई के पास कम पैसा जाएगा। तीसरा है सांविधिक तरलता अनुपात। ये भी कई बार पूछा जाता है। सांविधिक तरलता अनुपात मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका पढ़ते हैं कि सांविधिक तरलता अनुपात भारत में कार्य करने वाले सभी अनुसूचित बैंकों, देशी या विदेशी, की सकल जमाओं का वह अनुपात जिसे उन्हें अपने ही पास विद्यमान रखना पड़ता है। इसमें जो बैंक होते हैं, वाणिज्य बैंक, अनुसूचित बैंक, देशी विदेशी बैंक, उनको सांविधिक तरलता अनुपात मतलब एक अनुपात में तरलता का अनुपात बनाए रखना पड़ता है। इसमें उनको आरबीआई को नहीं देना होता, उनको अपने पास रखना होता है। तब ये बढ़ता है मतलब प्लस होता है, आरबीआई बढ़ाता है तो मतलब बैंकों को अपने पास अधिक तरलता मतलब रखनी पड़ेगी। एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये तरलता में क्या क्या आता है। हम बात करते हैं तो तरलता में ये आता है नगद, स्वर्ण, विदेशी मुद्रा, प्रतिभूति। सांविधिक तरलता अनुपात में आरबीआई की जो पूंजी आती है उसमें नगद भी आता है, स्वर्ण भी आता है, विदेशी मुद्रा भी आता है, प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी भी आती है। ये इसी अनुपात में ये सब आते हैं। इनको कोई परसेंटेज के हिसाब से आरबीआई बढ़ाता घटाता है, उसके हिसाब से बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है कि आगे कोई जोखिम होता है तो उसके वे निपट सके। बढ़ता है तो इनको अधिक मात्रा में ये चीज़ रखनी पड़ती है, घटता है तो इनको कम मात्रा में रखनी पड़ती है। इसका मतलब भी यही होता है कि घटता है तो कम रखने से मार्केट में अधिक मुद्रा साख का प्रभाव होगा, बढ़ता है तो मार्केट में कम मुद्रा और साख का प्रभाव जाएगा। यही है सांविधिक तरलता अनुपात। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बैंक दर। वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घावधि ऋण दिया जाता है। दीर्घावधि मतलब लॉन्ग टर्म ऋण दिया जाता है। बैंक दर को एक ऐसी चीज़ है, ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट से अलग होता है, पर ये ब्याज दर ही है। पर ये दीर्घावधि ब्याज दर है जो आरबीआई अपने ग्राहकों को देता है। जो ऋण है उससे वह दीर्घावधि ब्याज प्राप्त करता है। ये सिंपल है, इसको बस ध्यान रखें कि वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अपने ग्राहकों को, आरबीआई के ग्राहक भारत सरकार, राज्य सरकार, बैंक, वित्तीय संस्थान, कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी को दीर्घावधि ऋण प्रदान करता है।
याद रखना, बस और कुछ नहीं। अब आते हैं रेपो रेट पे। ये रेपो रेट ये अल्पकालिक क्षण है। ये देखो, ये अल्पकालिक क्षण है, एक दीर्घावधिक क्षण था। ये ऐसे ही पूछ सकता है कि बैंक दर कौन सा क्षण है, अल्पकालिक, दीर्घावधिक। रेपो रेट ये हर 3 महीने बाद आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। जैसे कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के। रेपो रेट अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं। मतलब कमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक आरबीआई से अल्पकालिक ऋण प्रदान करते हैं, फिर रेपो रेट है। समझे? वाणिज्य बैंक आरबीआई से अल्पकालिक ऋण प्राप्त करते हैं, अल्पकालिक ऋण से रेपो रेट कहते हैं। समझे? आइए कुछ क्वेश्चन और नज़र मारे जो क्विक रिवीजन करते हैं। पहले थोड़े समझा के बात करी थी, ये थोड़े सीधा मुद्दे पे आएंगे। 1 रुपये की मुद्रा कौन जारी करता है? ये मेन क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वित्त मंत्रालय। हस्ताक्षर किसके होते हैं? वित्त सचिव के। ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है 1 रुपये का नोट या 1 रुपये की मुद्रा, जिसमें सिक्का और नोट दोनों आता है, और हस्ताक्षर वित्त सचिव के होते हैं। नेक्स्ट, 1 रुपये से अधिक मुद्रा कौन जारी करता है? 1 रुपये से अधिक की मुद्रा कौन जारी करता है? ये रिजर्व बैंक जारी करता है। ये क्वेश्चन UPSSC में आया था फर्स्ट शिफ्ट में कि 100 रुपये का नोट कौन जारी करता है। इसमें आंसर आएगा भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट, भारतीय बैंकों का विनियमन कौन करता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेगुलेटर विनियमन कौन करता है? ये आरबीआई करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखें। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक ये भी है बनता है कि भारतीय बैंकों का विनियमन आरबीआई किस अधिनियम के तहत करता है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखें। आरबीआई बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के द्वारा, ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के द्वारा आरबीआई बैंकों का विनियमन करता है, ये याद रखें। एसबीआई की स्थापना कब हुई? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एसबीआई की स्थापना 1955 में एसबीआई एक्ट के लागू करने के साथ हुई। भारत सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। 1955 में भारत सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की, मतलब 1955 में इसकी स्थापना हुई एसबीआई की। अब नेक्स्ट, बैंकिंग राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे देश में बैंकिंग राष्ट्रीयकरण के कारण क्या थे? पहले तो ये है, हमारे देश में राष्ट्रीयकरण के कारण इसलिए था कि हमारे लोगों को पास बैंकिंग की सुविधा कम थी, उनके अकाउंट ही खुले नहीं थे, और जहाँ तक उद्योगपतियों के पास पैसा रहता था, और ग्रामीण इलाकों में भी बैंक की कोई शाखा नहीं थी। ये भी कारण है, ग्रामीण शहरों में शाखा नहीं थी, लोगों पे अकाउंट कम थे, ऋण कम जाता था किसानों पे, छोटे व्यापारियों पे, इसलिए सरकार को राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पहला राष्ट्रीय वैसे देखा जाए तो हमारे 2 राष्ट्रीयकरण हुए थे जो मेन है। पहला 1969 में, दूसरा 1980 में। पहले में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, दूसरे में 6। ये भी याद रखें। प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण बैंकिंग राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1969 की मदद से सरकार ने कुल निजी बैंकों
का राष्ट्रीयकरण किया? पहले में 14, बाद में 6, याद रखें। और राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1969 के तहत किया गया। ठीक है। दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, ये भी याद रखना। दूसरी बार राष्ट्रीयकरण 6 बैंकों का 1980 में किया गया, ये भी याद रखना। किस बैंक का प्रथम बार विलय किया, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। सितंबर 1993 में घाटे में चल रहे न्यू बैंक ऑफ इंडिया के पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया। ये भी याद रखें कि 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया। ये आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं मैं आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे, वरना मैं आपको ऐसी अच्छी कोई वीडियो जो मेन क्वेश्चन होंगी उनकी दूंगा, वरना नहीं दूंगा। ठीक है। आपको समझ आए तो आप वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। धन्यवाद। मैंने जो आपके चैनल में आपको पढ़ाया है, प्रथम बार इसको एक बार देखें। मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे क्वेश्चन की जो आएगी वीडियो वो हर एग्ज़ाम के रिलेटेड आएगी। कि आप बने रहे चैनल पे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो वीडियो है वो अच्छी क्वालिटी की रहेगी क्वेश्चन के रिलेटेड। ठीक है। धन्यवाद।